2 लाइन या 3 लाइन में अपन समझाना चाहे कि ये प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है। आपने कई लोगों के अंगूठे कटे हुए जोड़ दिए हैं, कैसे करते हैं आप? तो माइक्रो सर्जरी एक न्यू इवॉल्विंग ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी की, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके फाइन जो नसें होती हैं किसी भी कटे अंगूठे की, उंगलियों की, उनको जोड़ते हैं। एक जो होता है सेक्स चेंज का, कि आप महिला को पुरुष बना देते हैं, पुरुष को महिला बना देते हैं, तो ये कारनामा कैसे करते हैं सर? जब हम जेंडर सर्जरीज की तरफ जाते हैं तो हम लोग पेनिस को वेजाइना बनाते हैं, या जो उनके मेल पार्ट्स होते हैं उनको हटा के फीमेल पार्ट्स देने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा मेमोरेबल केस जिसमें आपने बॉडी पार्ट जोड़ा हो? हमारे एरिया में चारा कटिंग मशीन काफ़ी यूज़ होती है, जिसमें अक्सर बच्चे अपनी उंगली डाल के उंगली काट लेते हैं। ऐसी एक केस मेरे पास आया था जिसमें 4 साल का बच्चा था, उसके दोस्त ने वो मशीन घुमा दी तो उसका अंगूठा कट गया। मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगे थे उस कटे हुए अंगूठे को जोड़ने में। 1 महीने पे वो अपना उस थंब को काफ़ी हद तक यूज़ करने लगा। आज मुझे याद है कि 1 साल पहले ही वो मेरे पास फिर से दिखाने आया था, सर्जरी को लगभग 2 साल हो चुके थे, और उसने अपना नाम उसी हाथ से उस अंगूठे से पेन पकड़ के लिख के दिखाया। तो हेलो एवरीवन, आज हम जिस इंसान से मिलने वाले हैं वो जाने माने मध्य प्रदेश के बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन हैं, डॉक्टर आकांक्ष। हाउ आर यू सर? हाय पुष्पेन, इट्स नाइस टू हैव यू। तो सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू बेसिकली? आपको क्या ऐसा इंस्पिरेशन आया कि आपको इसी फील्ड में जाना है, प्लास्टिक सर्जन करना है, सब चीजें छोड़ के आपने पूरा फोकस इसी पे रखा? पहले मेरा जनरल सर्जरी की तरफ इंक्लिनेशन हुआ था, और उसी ट्रेनिंग के दौरान सेकेंड ईयर में हम लोगों के यहाँ पे रोटेशनल पोस्टिंग होती थी, तो उसमें मेरा 15 डेज के लिए पोस्टिंग प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में लगा था। So what are the most common procedure that you perform? Basically, I divide my plastic surgery practice into 2 parts, reconstruction and cosmetic part. तो reconstruction में मैं trauma, burn related या congenital anomaly related surgeries करता हूँ, और एक majority part मैं cosmetic surgery का करता हूँ, जिसमें आपके facial scars हो गए, liposuction हो गए, breast reduction हो गए, breast implant डालना हो गया, ये सब मैं करता हूँ। So how do you stay up to date with the latest techniques? So it's a continuous evolving field, Okay. so I have to Right. be keep updated. Right. हम लोगों की कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, जिसे मैं रेगुलरली अटेंड करता रहता हूँ। इंटरनेशनल फैकल्टीज हमारे ऑनलाइन जो एसोसिएशंस होती हैं उनके साथ ऑनलाइन लेक्चर्स लेती हैं, जिन्हें हम रेगुलरली अटेंड करते रहते हैं। यू कैन से कि मेरे वीकेंड्स लेक्चर्स को अटेंड करने में ज़्यादा जाते हैं, या वर्कशॉप्स को करने में ज़्यादा जाते हैं। आपने कई लोगों के अंगूठे कटे हुए जोड़ दिए हैं, आपने कई लोगों के पैर ऐसे जले हुए हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनके आपने पैर ठीक कर दिए, कैसे करते हैं आप? तो माइक्रो सर्जरी एक न्यू इवॉल्विंग ब्रांच है प्लास्टिक सर्जरी की, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके फाइन जो नसें होती हैं किसी भी कटे अंगूठे की, उंगलियों की, उनको जोड़ते हैं। ओके। तो अभी तक मैं ऐसे 10-15 केस कर चुका हूँ, जिसमें पूरा हम लोगों ने कटे हुए अंगों को वापस जोड़ा है। सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जब ऐसा माना जाता है कि कोई भी अगर अपना बॉडी पार्ट अगर अंगूठा अलग हो जाता है, तो वो कितनी देर बाद अगर डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंच जाए तो वो वर्किंग स्टेज में जुड़ जाता है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी पार्ट्स एक्चुअल में अलग अलग उसमें हम देखते हैं, जितना ज़्यादा मसल का एरिया होता है उसमें उतना कम समय वो हमें देता है उसको दोबारा जोड़ने में। जैसे फिंगर्स होती हैं, अगर हम उसे प्रॉपरली प्रिजर्व कर लें तो 24 आवर्स तक हम लोग उसको रीप्लांट कर सकते हैं। जो मैंने अपने केसेस क्लिनिकल प्रैक्टिस में किया उसमें 18 आवर्स पे भी रीप्लांट किया है, और वो सक्सेसफुली चला है। अगर हम साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो 3 दिन पे भी देखा गया है। जापान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें एक माउंटेनियर की उंगली कट गई थी और बर्फ में गिर गई थी, और उसे किसी तरह सेकेंड डे रिकवर किया गया, और जब वो फाइनली हॉस्पिटल पहुंची तब तक 3 दिन हो चुके थे। और हम लोगों का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि 3 दिन बाद भी जब उसे जोड़ा गया वो सक्सेसफुली जुड़ पाई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर कोई पार्ट इस तरह से कट जाता है तो उसे सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन कर लें, एक पॉलीथीन में लेना चाहिए, फिर एक सेकेंड पॉलीथीन आपको लेना है जिसमें बर्फ होती है,
इस पार्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट बर्ड के साथ नहीं होना है, लेकिन इस पॉलीथीन को आपको उस बर्ड की पॉलीथीन में रख लेना है और उसे अपने नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन जो हैंड ट्रॉमा में ट्रेंड है उनके पास लेके जाना चाहिए। सर बर्निंग स्टेज का मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, कितने परसेंट बर्निंग स्टेज तक अपन उनको पूरा रिकवरी अगर अपन जो भी है वो अपन कर सकते हैं? रिकवरी जैसे आपने बर्निंग के अलग अलग परसेंटेज देखे होंगे, उसमें रिकवरी की कितने परसेंट चांसेस हैं विद द हेल्प ऑफ यू प्लास्टिक सर्जन? कितने परसेंट तक हम रिकवरी कर लेते हैं? देखिए, एक परसेप्शन है जनरल पब्लिक के अंदर कि कितना परसेंटेज बर्न से मैटर करता है। एक्चुअल में थोड़ा सा साइंटिफिक जो हम तरीकों से देखते हैं उसमें थोड़ा सा वेरी करता है। कितना डिग्री बर्न है वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन कितना परसेंटेज हुआ है। तो जब कोई बर्न किसी के साथ दुर्घटना होती है तो उसमें पहले तो किस टाइप का बर्न है, जैसे इलेक्ट्रिक बर्न है, केमिकल बर्न है या थर्मल बर्न है। यूजुअली हम इन 3 कैटेगरीज के बर्न देखते हैं। 4th कैटेगरी रेडिएशन बर्न है जो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स या उनके उसमें देखते हैं, जो कॉमन चीज़ नहीं है। लेकिन इन 3 बर्न में मोस्ट कॉमन आप देखते होंगे थर्मल बर्न है, सेकेंड इलेक्ट्रिक बर्न होता है। इलेक्ट्रिक बर्न के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो निशान होता है या जो एंट्री पॉइंट होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी डीप होता है क्योंकि बॉडी के थ्रू करंट ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से जो डैमेज होता है वो ज़्यादा होता है। सेम इसी तरह से अगर फ्लैश हो या कोई आग जली हो जिसकी वजह से आप बर्न हुए, अब अगर सिर्फ आपको एक तेज फ्लैश की वजह से या ब्लास्ट की वजह से बर्न हुआ है तो हो सकता है वो सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल हो, जिसमें आपकी चमड़ी का कुछ एक परतें जली हो। लेकिन वही आपके कपड़ों में अगर आग लगी या किसी पेट्रोल की आग हो या ऐसा कुछ भी जो आपके शरीर से चिपक जाए तो वो उस परतों को डीप तक पहुंचा देता है और आपकी पूरी स्किन जल जाती है। उसे हम डीप बर्न टर्म देते हैं या 3rd डिग्री या 4th डिग्री बर्न कहते हैं। तो जितना भी 3rd डिग्री और 4th डिग्री होता है वो एक डिफिकल्ट बर्न होता है, उसके मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। 2nd डिग्री बर्न जो होता है उसकी रिकवरी रेट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो ऊपर की परतें होती है और हमारे पास कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। अगर हम 2nd डिग्री बर्न की बात करें तो 2nd डिग्री में भी अगर सुपरफिशियल बर्न है तो उसमें बिना किसी स्कार के रिकवरी आपकी 1 to 2 मंथ्स में आ जाती है और निशान भी नहीं बनते। एक कॉमन परसेप्शन होता है कि वाइटिश निशान आते हैं, बर्न होने के बाद सफ़ेद धब्बे आ जाएंगे। तो सुपरफिशियल जो बर्न होता है उसमें ऐसा चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, लेकिन जब यही थोड़ा डीप हो जाता है तो उसमें सफ़ेद निशान आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी होने में। इसी तरह से जब 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न होता है तो उसका सिर्फ सिंपल ड्रेसिंग से काम नहीं हो पाता है, उस पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो आजकल बहुत कॉमनली ये इंडिया में चल रहा है, जिसके तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, एसिड अटैक्स। तो उसके लिए आप क्या विचार रखते हैं और उसका प्रोसीजर कैसा होता है? ये वाकई में एक बहुत ही डेंजरस और डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है जिसमें देखा है कि सड़क चलते कोई भी आपके ऊपर तेजाब फेंक देता है और उसके बाद जो वो विक्टिम होता है और उसकी जो फैमिली होती है वो बहुत ही सफ़र करती है। और हम लोगों को तो काफ़ी क्लोजली उन फैमिलीज़ के साथ काम करने का मौका मिला है, तो आई कैन टेल यू दैट इट्स वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर दैट फैमिली एज वेल एज द पेशेंट। तो एसिड बर्न एक अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ बर्न होता है। मोस्टली फेस को लोग टारगेट करते हैं उसमें, और जो हमारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं फेस के, जैसे आँख हो गई, नाक हो गई, ईयर्स हो गए, ये सब डिफॉर्म हो जाते हैं। आप देखेंगे इसमें मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो होता है उसकी आँखें लॉस हो जाती हैं, विजन लॉस हो जाता है, तो एक पूरी लाइफ उनके सामने काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इन लोगों के न सिर्फ हमें वुंड्स ट्रीट करने होते हैं बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना डिस्ट्रेसिंग होता है कि इसमें जो विक्टिम सर्वाइवर भी होते हैं वो काफ़ी बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट हम लोगों का होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, जिसमें हम लोग वुंड मैनेजमेंट तो करते हैं, जिसमें जो डेड टिश्यू होता है उसको हटाने का काम, साथ में कुछ नए टिश्यू बॉडी से लेके लगा के जितना नेचुरल लुक की तरफ हम लोग उनको फेस दे सकते हैं ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके प्लस रिकवरी हो सके।
कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम लोग कोशिश करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं अवेलेबल हमारे हॉस्पिटल के, उनके साथ उनके मल्टीपल सेशंस कराए जाए, ताकि जो ट्रॉमा उन लोगों ने झेला है उससे भी वो साथ साथ में बाहर आए। क्योंकि विल पावर इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है, जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत मैटर करती है। आपके पास कभी कोई ऐसा केस है? मैं कहना चाहूँगा काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं। इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव है और वो ऐसी कई स्कीम्स चलाती है जिससे इन विक्टिम सर्वाइवर्स का ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो पाता है। और ऐसी कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री में पूरा इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती है। आजकल टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में इतनी एडवांस हो गई है कि अगर वो छोटे एरिया होते हैं, जैसे फेस की अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग एक टिश्यू एक्सपांशन करके टेक्निक होती है जिसमें एक बलून होता है, जैसे हम नॉर्मल एरिया जो भी उस एसिड रिलेटेड एरिया है उसके आसपास लगाते हैं सर्जिकली, और उस नॉर्मल स्किन को बढ़ाते हैं। 2-3 महीने के इस पूरे ट्रीटमेंट में वो नॉर्मल स्किन एक्सपांड होती है और फिर उस अफेक्टेड एरिया को हम लोग हटा के इस बड़ी हुई स्किन को लगा देते हैं, जिससे जो नेचुरल लुक आता है वो ऑलमोस्ट जैसा एसिड अटैक के पहले होता है वैसा हो जाता है। तो इससे उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है। इसके अलावा आईब्रो लॉस बहुत कॉमन है, आईलिड लॉस काफ़ी कॉमन है, जिसको हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो आपने ये कैरियर कैसे चूज किया और इसमें क्या डिफिकल्टीज आई हैं अभी तक आपको? एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसके पीछे। हम लोगों की ट्रेनिंग जब MS जनरल सर्जन की तरह होती है तो उस दौरान हमारी रोटेशन पोस्टिंग लगती है, जिसमें मेरी पोस्टिंग प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में लगी थी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, जिसमें एक 22-23 साल का लड़का था, वो किसी बार में गिटार बजा रहा था और कुछ अल्टरकेशन हुआ, लोगों के बीच लड़ाई हुई और किसी ने चाकू उसके हाथ में मार दिया, तो जिसकी वजह से उसके काफ़ी टेंडेंस और आर्टरी चढ़ गए थे। उस समय मैं उस नाइट में पोस्टेड था, तो अपने सीनियर के साथ मिलकर हम लोगों ने रात पर लगा के उसके एक टेंडेंस को जोड़ा था, उसकी आर्टरी नर्व्स को जोड़ा था। 3 मंथ्स बाद जब वो पहली बार लकीली मैं भी उस OPD में प्रेजेंट था, जब वो दिखाने आया तो 80% उसका हाथ रिकवर कर चुका था, जिसको जब वो दूसरे हॉस्पिटल में गया था तब लोगों ने बोल दिया था कि अब तो ये कट चुका है और आपको हटाना पड़ेगा और जो भी आप काम करते हैं वो अब आप नहीं कर पाएंगे। तो उसने हम लोगों को इनवाइट किया उसके नेक्स्ट कॉन्सर्ट में, जो हमारे लिए इतना कामिंग और हैप्पी एक मोमेंट था कि उसने फिर से अपना रिगेन किया, वो कहना चाहिए जो भी वो करता था, और गिटार फिर से बजाना शुरू किया। ऑल्दो रिकवरी टाइम लंबा था, पर उसकी जो हिम्मत या जो रिकवरी आई कॉन्फिडेंस की, वो हमारे लिए मतलब मेरे लिए एक गेम चेंजिंग बन गई। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपना नेक्स्ट आगे के 30 ईयर्स या 40 ईयर्स इस फील्ड को देना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से मैंने डिसाइड करके प्लास्टिक सर्जरी चूज की। डिफिकल्टीज क्या आई इसमें? बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, सबसे पहली तो ये है। तो सबसे पहले उस कोर्स को चुनने के लिए आपको काफ़ी तैयारी लगती है, जिसमें साल भर आपको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट मिलना, और फिर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो काफ़ी मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक आर्मी के रिक्रूट जैसा ही होता है। तो एक लंबा टाइम होता है जिसमें आप ट्रेन होते हो इस तरह की इमरजेंसी हैंडल करने के लिए और आगे लंबी लंबी सर्जरीज करने के लिए। सर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि बेसिकली अगर 2 लाइन या 3 लाइन में अपन समझाना चाहें कि प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है, ये सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो प्लास्टिक शब्द कहाँ से आए, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस, जिसका मतलब है परिवर्तन करना। अगर हिंदी में समझे, इंग्लिश में टू मोल्ड। तो किसी भी चीज को परिवर्तित करना, वहां से ये शब्द आया है ना। प्लास्टिक सर्जन क्या होते हैं, जैसे अगर आपने न्यूरो सर्जन के बारे में सुना होगा कि वो दिमाग के डॉक्टर है ना। यूरो सर्जन के बारे में सुना होगा कि किडनी के डॉक्टर हैं, या इस तरह के मोटी मोटी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो स्किन के डॉक्टर हैं या स्किन रिलेटेड सर्जरी के जो सर्जन हैं वो प्लास्टिक सर्जन है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन पूरी बॉडी में स्किन होती है। तो उसी तरह
सबसे ज्यादा एस्थेटिकली लुकिंग या किसी की पर्सनालिटी जो जानी जाती है वो उसकी स्किन से जानी जाती है या उसके फेस या उसके आउटर अपीयरेंस से जानी जाती है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। सो भी यूथ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि ये किस हद तक कैरियर को अपना सकते हैं और इसमें क्या उनको डिफिकल्टीज आएगी, कैरियर वाइज क्या बता एज अ प्लास्टिक सर्जन या ओके, सो प्लास्टिक सर्जन बनने के ओवरऑल आपको 6+2 12 इयर्स लगते हैं अगर आप सब कुछ एग्जाम्स निकालते जाते हैं मिनिमम। और उसके बाद 1-2 साल की और ट्रेनिंग जिससे आप फिर और बेटर कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं। तो इन एंड ऑल आप जब प्रैक्टिस करने एक्चुअल में उतरते हैं तब आपको 15 साल हो चुके होते हैं अपने 12 किए हुए। ट्रेनिंग और कंटिन्यूस लर्निंग इज द की टू सक्सेस इन प्लास्टिक सर्जरी और एनी फील्ड, फॉर एग्जांपल मेडिकल में भी, क्योंकि कितनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, मेडिकल साइंस इवॉल्व होती जा रही है कि हमें वी हैव टू बी अपडेटेड। तो कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं स्टूडेंट नहीं रहा, मैं मतलब बंद कर दी या मेरी पढ़ाई बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हमेशा रहना पड़ता है और सुनना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाते हैं कि सामने वाले की क्या बीमारी है या उसको क्या प्रॉब्लम है। तो जो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स में एक क्वालिटी होनी चाहिए वो ये है कि सुने अपने मरीजों की क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं, सॉल्यूशन कहीं और ढूंढे जाते हैं, और जब उन प्रॉब्लम्स में ही आप सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाता है। सर एक बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है जो बहुत देर से मुझे था। मैं एक शादी में गया था, तो लोग आंखों में लेंस तो लगा लेते हैं, वो तो सभी को पता है। एक बंदा जिसकी नाक टेढ़ी थी या फिर उसने जॉन अब्राहम जैसी नाक बिल्कुल सीधी टेम्परेरी करा है, तो इसमें कुछ टेम्परेरी भी कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं या फिर कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो टेम्परेरी रहती है कुछ समय तक के लिए, मुझे कुछ ओकेजन के लिए करानी है या फिर मुझे शादी में कुछ जाना है, कुछ कराना है? आजकल एक नई, मैंने वही बताया आपको कि मेडिकल साइंस इवॉल्व करती जा रही है। तो राइनोप्लास्टी की एक पहले सर्जिकल सिर्फ अकेली होती थी, अब नॉन सर्जिकल प्रोसेस भी आ गए, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर भी आ गए, जिसमें जो थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती हैं वो हम ओपीडी में विद सम फिलर्स करेक्ट कर देते हैं। तो डर्मल फिलर्स के नाम से ये आते हैं जो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट कंपाउंड बनाती हैं, जिसको हम लोग एक फाइन इंजेक्शन से इंस्टिल कर देते हैं या नाक में डाल देते हैं। जो भी इरेगुलरिटी होती है, कहीं ये कुछ झुकी हुई होती है या दबी हुई होती है, तो वो प्रोजेक्ट होने लग जाती है। यूजुअली ये 1 साल तक या 6 मंथ तक, डिपेंडिंग कि किस कंपनी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, फिर डिपेंड करता है कि कितने लास्ट करेगी। तो जो आपके ओकेजन्स हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपको सर्जरी भी नहीं करानी पड़ती है और जो आपको डिज़ायर्ड लुक अपना चाहिए है वो आप इजीली अचीव कर पाते हैं, और ये रिवर्सिबल होती है। इससे भी बड़ी चीज़, तो अगर मान लीजिए कि आपको लगा कि मुझे नहीं, मुझे पसंद नहीं आया या मुझे जो मेरी ओरिजिनल चीज़ थी वो उस पर करना है, तो उसके भी सॉल्यूशंस होते हैं और हम इन्हें रिवर्स भी करते हैं। एक आपसे थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे आपको पता है कि बॉलीवुड के जो बादशाह हैं, खानों में खान, शाहरुख खान, उनका एक बहुत गाना चर्चित हुआ था, दिल में मेरे दर्द डिस्को। उसमें हमने देखा था उनके अच्छे 6 पैक्स आ गए थे। तो ये पॉसिबल है कि जैसे मान लीजिए मैं जिम जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मेरा बेली फैट नहीं जा रहा है, कितनी भी एब्स मारने पे, कितनी भी एक्सरसाइज करने पे, क्या ये बेली फैट कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर कुछ और सर्जरी से रिमूव हो सकता है और वो 6 पैक आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये देखा गया है रिसर्च में कि जो आपका बेली फैट होता है वो मोस्ट स्टबर्न फैट होता है। तो कभी भी आप जितनी भी जिम करेंगे वो करेंगे, उसके बाद भी अम्लाइटिस के अराउंड या उससे थोड़े से नीचे रीजन में एक फैट का पॉकेट बना ही रहता है। और जो लुक आपका आना चाहिए, जो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, शाहरुख खान का लुक था, वो नहीं आ पाता है, या जो एब्स के कर्व्स हैं जो उनके दिख रहे थे वैसे नहीं आ पाते हैं। स्टिल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक होती है जो यूजुअली लोगों को पता नहीं होती है। लाइपोसक्शन करके एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है जिसमें हार्डली आपके स्ट्रॉ साइज से के इंसिजन से हम लोग वो बेली फैट सब कर लेते हैं, और सेम फैट को हम लोग आपकी मसल्स में
जो 6 पैक की रेक्टस मसल होती है उसमें इन्फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो शेप्स हैं वो और उभार के साथ आ जाते हैं। तो ऐसा कॉमन प्रैक्टिस है कि जिन लोगों को अपने 6 पैक दिखाने होते हैं उस इंडस्ट्री में, एक्टर्स में, या जिन लोगों को इनफैक्ट जिन जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स होती हैं उसमें भी, तो वो लोग लाइपोसक्शन कराते हैं और लाइपो इन्फ्यूजन, सेम फैट का लाइपो इन्फ्यूजन कराते हैं मसल्स में, जिसकी वजह से वो मोल बल्की और बेटर दिखने लग जाती हैं। तो ये आपके लिए भी बिल्कुल संभव है, आपकी भी बिल्कुल शाहरुख खान जैसी एब्स बन सकती हैं। इसके कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है कि मैंने अपने एब्स नेचुरली ना लगाते हुए मैंने लाइपोसक्शन करके मैंने उसको इन्फ्यूज करा लिया, तो इसके कोई डिसएडवांटेज? देखिए, कोई भी प्रोसीजर हम लोग सर्जिकली करते हैं तो उसके साथ कुछ एक रिस्क जुड़ी होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें, तो जब भी हम लोग लाइपो इन्फ्यूजन करते हैं या लाइपोसक्शन करते हैं, तो लाइपोसक्शन में मतलब हम जो आपका नेचुरल फैट है वो हटा रहे हैं। तो जो आपकी स्किन है वो डायरेक्टली आपके मसल के साथ अटैच हो जाती है, जिस वजह से वो कंटूर दिखने लग जाता है। फैट एक हीलिंग पावर के साथ आता है ना। फैट की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो बॉडी को सप्पल बनाता है या मुलायम करता है और हीलिंग बढ़ाता है। तो वो आपका हमने हटा दिया है, तो थोड़ा सा आपको पेन विद टाइम शायद महसूस हो सकता है। दूसरा, हम लोग मसल्स के बीच में फैट इन्फ्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स में ये कलेक्शन की तरह फॉर्म कर जाता है। तो जब आप फील करते हैं तो आपको कुछ ग्लोब्यूल जैसे फील होता है, या फाइब्रोसिस एक जनरल टर्म में, मेडिकल टर्म में यूज होता है, वो देखने मिलता है कुछ कुछ लोगों में। सब में नहीं देखने मिलता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में हाँ देखने मिलता है। मतलब कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, हेल्थ इश्यूज अपीयरेंस में आपका थोड़ा सा बदलाव आता है। सर सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि सभी लोग जिम जाते हैं, सबसे बड़ा डिमेरिट जो है जिम जाने के बाद, लोग जिम जाने के बाद सडनली कभी छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं, एक शेड्यूल्ड वे में जिम नहीं करते हैं। उसके कारण से 90% यूथ के अंदर लाइपोमा की बीमारी हो जाती है, फैट के ग्लोब्यूल्स जमा हो जाते हैं, 90% यूथ के अंदर है। इस चीज को हटाने के लिए कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर कोई सॉल्यूशन आपकी फील्ड में है? बिल्कुल। देखिए, लाइपोमा, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा होता क्या है। लाइपोमा बेसिकली जो आपकी बॉडी फैट है उसका एक कलेक्शन बन जाता है, और उसके आजू बाजू एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, जिसकी वजह से वो एक इवन जैसे दिखने की जगह एक फील होता है आपको कि एक कलेक्शन हो चुका है, या कोई चीज गिल्टी जैसे जो एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, मुझे फील हो रही है अपनी स्किन के नीचे, या मुझे कुछ बॉल जैसा, छोटी सी बॉल गुठली जैसा स्ट्रक्चर फील हो रहा है, कुछ इस तरह का फील देता है। ये जन्म से भी हो सकती है, किसी किसी में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, जिसमें एज के साथ साथ ये बढ़ती भी जाती है और किसी किसी में कम भी होती है। जब ये बन जाती है, कुछ लोगों में, जैसे आपने बताया कि जिम पहले बहुत कर रहे थे, फिर अचानक से वेट गेन हुआ, फिर लॉस किया, तो उस वजह से वो फैट एक जगह कलेक्ट हो गया और फील होने लग जाता है। कॉस्मेटिकली हम लोग अगेन लाइपोसक्शन एक बहुत बढ़िया इसमें टेक्निक यूज होती है, जिसमें बहुत माइन्यूट इंसिजन से हम जो फैट कलेक्ट हुआ है इसको लाइपोसक कर लेते हैं और उस एरिया को बराबर कर देते हैं। जब ये कई सारे होते हैं तो हम लोग फिर एक टेक्निक करते हैं जिसमें छोटे से इंसिजन से ये सारे जो आपके बने हुए हैं डिफरेंट लाइपोमास, उनको निकाल लेते हैं। तो हार्डली एक स्कार आपको छोटा सा आता है जो समय के साथ हील हो जाता है और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में चले आते हैं। सारे केसेस में लाइपोमा ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते हैं। पर जब आपको ये पेन करने लगे, ज़्यादा बढ़ने लगे, या आपकी डेली लाइफ में अफेक्ट करने लगे, जब आप बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान बार बार उसी जगह जा रहा है कि मुझे कुछ उभार है, कुछ नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इसे रखवाएं। सर लाइपोमा और गठान जो सिस्ट बोलते हैं, इसमें अंतर क्या है? ठीक है, ये एक लूजली यूज टर्म है। अगर हम साइंटिफिकली थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लाइपोमा इज अ कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स, जबकि सिस्ट जो कॉमनली लोग यूज करते हैं वो आपके स्किन में ग्लैंड्स होते हैं जो कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक अगर हम फ्लास्क शेप माने ग्लैंड का, उसकी नेक पे अगर हमने कुछ रख दिया
तो अंदर ही अंदर जो सेल्स हैं वो जो भी चीज़ वो सिक्रीट कर रहे हैं, आइदर वो स्वेट हो सकता है या ऑयल हो सकता है, तो वो सिक्रीट करते जाते हैं और उसका साइज बढ़ने लग जाता है। तो ये अगेन आपको एक गुठली जैसा फील होने लग जाता है। कॉमनली हम उसे सिस्ट कहते हैं और साइंटिफिक टर्म में सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। सेबेशियस सिस्ट जब भी होता है तो आपको सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है और इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो उसकी कवरिंग है उसे भी हम साथ में रिमूव करें। तो ज़रूरी है कि ये रिमूव किया जाए, तभी आपको इसमें टोटल रिलीफ मिलता है। तो सर बहुत सारी फीमेल्स का ये डाउट रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद क्या फिर से ब्रेस्ट को रिफॉर्म किया जा सकता है? जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, जिसे मैस्टेक्टमी सर्जरी कहा जाता है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट यूजुअली करते हैं। जब वो ब्रेस्ट हटा दिया जाता है तो उसके बाद उसे फिर से रिफॉर्म करने या फिर से बनाने के कई तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका होता है ब्रेस्ट इम्प्लांट डालना। अगर ब्रेस्ट का स्किन बचा हुआ है आपके कैंसर टिश्यू हटाने के बाद भी, तो एक कॉमन प्रोसीजर जो किया था वो ब्रेस्ट इम्प्लांट का होता है, जिसमें अपोजिट साइड के ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेके इस साइड पे ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला जाता है। जिन पेशेंट्स में ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट इम्प्लांट डालना संभव नहीं होता है, उनमें शरीर के ही किसी और पार्ट को लेके ये बनाया जाता है, जिसमें सबसे कॉमनली यूज जो होता है वो पेट की ही जो टमी होती है, टमी के ऊपर जो फैट होता है, उससे आजकल माइक्रोवास्कुलर सर्जरी के द्वारा एक अच्छा ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। और सर कोई ऐसा मेमोरेबल केस जिसमें आपने बॉडी पार्ट्स को जोड़ा हो या रिफॉर्म किया हो? तो मैं एक बच्चे की स्टोरी सुनाना चाहूँगा। हमारे एरिया में चारा कटिंग मशीन काफ़ी यूज़ होती है, जिसमें अक्सर बच्चे अपनी उंगली डाल के उंगली काट लेते हैं। ऐसी एक केस मेरे पास आया था, जिसमें एक बच्चा उस मशीन में उंगली डाला हुआ था और उसके फ्रेंड ने, 4 साल का बच्चा था, उसके दोस्त ने वो मशीन घुमा दी तो उसका अंगूठा कट गया। ये बच्चा मेरे पास करीब 12 घंटे बाद आया था। फीस लेके उसके पेरेंट्स आए थे हर जगह से। जब मना हो गया था तो किसी तरह ये मुझ तक पहुंच पाया था। हम लोगों ने तुरंत कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके सर्जरी शुरू की। मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगे थे उस कटे हुए अंगूठे को जोड़ने में, और 5 से 6 दिन के मरीज बच्चा हमारे साथ भर्ती था। उस बीच डेली हम लोग देखते थे, कई दवाएं चलती थी उसकी, और फाइनली ऐसा हुआ कि 1 महीने पे वो अपना उस थंब को काफ़ी हद तक यूज़ करने लगा और वो पूरा थंब हम लोग बचा था। आज मुझे याद है कि 1 साल पहले ही वो मेरे पास फिर से दिखाने आया था। सर्जरी को लगभग 2 साल हो चुके थे, और उसने अपना नाम उसी हाथ से उस अंगूठे से पेन पकड़ के लिख के दिखाया, जो मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा एक रिवार्ड था या एक खुशी थी, जो शायद उसके नाम लिखने पे मुझे मिली। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे व्यूअर की तरफ से आ रहा है, जो आपके कई जादुई कारनामे देख चुके हैं कि एक जो होता है सेक्स चेंज का, कि आप महिला को पुरुष बना देते हैं, पुरुष को महिला बना देते हैं, तो ये कारनामा कैसे करते हैं सर? तो सेक्स चेंज सर्जरी आजकल राइजिंग ट्रेंड पे है। जब से LGBTQ काफ़ी पॉपुलर होने लगे हैं यूथ के बीच में, और उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी है समाज में एज सच। ट्रांसजेंडर टर्म यूज होती है ऐसे लोगों के लिए जिनमें सेक्स या जेंडर जो होता है वो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी है, वो कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो जस्ट उनके अपोजिट सेक्स के जैसा होता है। तो वो लोग चाहते हैं कि जैसा वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उसी तरह का उनका एनाटॉमिकल सेक्स भी हो। उन केसेस में हम लोग ये सेक्स सर्जरीज करते हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें उनको साइकेट्रिक इवैल्यूएशन कराना होता है, हार्मोनल थेरेपी करनी होती है। जब वो सब क्लियरेंस हो जाते हैं तो हम बॉडी में चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पेशेंट में हमने काम किया था, तो उसे फेशियल फेमिनाइजेशन कराना था। वो मेल थे, लेकिन वो अपने आप को एक फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करते थे। तो जैसे फीमेल का फेस होता है, उसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी आप देखते हैं डिस्टिंग्विश होती है। हम अगर क्लियर से स्टार्ट करें तो
हेयर लाइन का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक आर्च के शेप का होता है, जबकि मेल्स का जो होता है वो एक बॉक्स नुमा शेप का होता है। तो उनकी हम लोगों ने यहाँ से हेयर लाइन बनाई जो एक आर्च शेप की थी। दूसरा, मेल्स में जो फ्रंटल साइड होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, फीमेल्स में ये साइज़ छोटा होता है, तो हम लोगों ने उनका ये साइज़ भी छोटा किया। सेकंड चीज़ की जो फ्रंटल बॉसिंग होती है या आईब्रो जो होती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है मेल्स में, तो फीमेल्स में ये दबी हुई होती है, तो उसको भी हम लोगों ने बर करके स्मूदन आउट किया उस फोन को और उनको एक फीमेल लुक दिया। उसके उसी में इंक्लूडेड होता है आपकी राइनोप्लास्टी। मेल्स की जो नोज होती है वो चौड़ी होती है, फीमेल्स की थोड़ी शार्प और स्मॉल साइज की होती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फ्रेमवर्क किया। सेकंड आता है उसके बाद आता है जॉ लाइन। तो जॉ लाइन मेल्स की चौड़ी होती है जबकि फीमेल्स की नैरो होती है, आगे से भी पतली होती है, तो ये बोनी वर्क हम लोगों ने किया। इसके साथ ही वो चीक में एक डिम्पल भी जाते थे, तो हम लोगों ने ऑस्कल फैट जो हमारे चीक का फैट होता है उसको रिमूव करके एक इनको डिम्पल दे दिया। तो इतने सारे प्रोसीजर करके हम लोगों ने उनका फेशियल फेमिनाइजेशन किया। अब कुछ लोग आते हैं कि हमें वॉइस भी चेंज करनी है अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, जो हम अपने आप को करते हैं, तो उसमें ENT सर्जन्स की हम लोग हेल्प लेते हैं और वोकल कॉर्ड्स में चेंजेस करते हैं। जैसे मेल्स में ये प्रोमिनेंट वोकल कॉर्ड होता है, इसे हम शेव ऑफ करते हैं फॉर जब वो मेल से फीमेल में ट्रांजिशन चाहते हैं। इसी तरह जब हम जेंडर सर्जरीज की तरफ जाते हैं तो हम लोग पेनिस को वजाइना बनाते हैं या जो उनके मेल पार्ट्स होते हैं उनको हटा के फीमेल पार्ट्स देने की कोशिश करते हैं। जो आप ऐसे मान सकते हैं कि वो बर्थ तो नहीं दे सकते या प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन एक फिजिकल अपीयरेंस उनका चेंज हो सकता है जो उनकी नीड होती है, सो दैट कि उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस उससे बढ़ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनको सोसाइटी में एसिमिलेट होने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपने ऐसे केसेस करे हैं सर? हाँ, बिल्कुल ऐसे केसेस किए हैं। इनफैक्ट जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रोसीजर कराते हैं वो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराते हैं। तो मेल पेशेंट्स अपने इम्प्लांट्स लगवा के ब्रेस्ट बनवाते हैं और जो फीमेल टू मेल कर रहे होते हैं वो ब्रेस्ट हटवा के एक मेल चेस्ट करवाते हैं ऑपरेशन। सर एक ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आजकल हमारी सोसाइटी में जितना भी बुरी आदतें जो हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया या फिर पान गुटखा मसाला जो हो गया, उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे हम जाते हैं थिएटर में जाते हैं तो सबसे पहले वो एक ऐड आता है, आपने देखा होगा वो मुकेश का ऐड, वो ऐड हमको डरा देने वाला होता है, वो हम चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। तो जितने ये स्मोकर्स या फिर जितने ये गुटखा या पान मसाला जो खाते हैं उनको कभी माउथ कैंसर होता है, तो उस चीज में प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल होता है? तो एक ब्रांच में आपको और बताना चाहूँगा, ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी होती है जिसमें कैंसर सर्जन जो होते हैं पहले वो जो भी कैंसर वाला पार्ट होता है उसको हटाते हैं। अब जब वो जबड़ा आपका आधा या पूरा जितना भी है वो हटा देते हैं तो आप आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, आप खाएंगे कैसे होगा, तो वहाँ प्लास्टिक सर्जन का रोल आता है। तो हम बॉडी पार्ट्स, जैसे अगर आपने जबड़े की मुकेश करके जो आता है बहुत कॉमनली, तो उनकी जो सर्जरी उसमें दिखाई गई है वो उसमें पैर की हड्डी को यूज़ करके और उसके मांस को यूज़ करके एक नया जबड़ा हम लोग क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियली, जो उन्हीं की बॉडी का पार्ट होता है। तो इस तरह से पोस्ट कैंसर पेशेंट को हम लोग रिहेबिलिटेट करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो एक विजिबल, एक बेटर पूरा चेहरा देने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर आकांक्ष सर, हम सभी ने जितना आपको सुना, जितना आपको जाना, आपके जितने भी कारनामे सुने, उस सब से ये तो साफ साफ स्पष्ट है कि आप जादूगरों के जादूगर हैं, क्योंकि आप कटे हुए हाथ को लगा सकते हैं, कटे हुए पैर को लगा सकते हैं, कान को जोड़ सकते हैं, नाक को रीजनरेट कर सकते हैं, जले हुए को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बना सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। तो इसीलिए ये दर्जा आपके लिए बिल्कुल सही है कि आप जादूगरों के जादूगर। आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। हम सभी के डाउट क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी व्यूअर से मैं चाहूंगा कि सभी चीज का इलाज है, पॉसिबल है। नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप डॉक्टर आकांक्ष जैन
से संपर्क कर सकते हैं, इनके फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी पे इनको टैग कर सकते हैं या फिर इनसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को हो रिलेटेड टू सर्जरी और रिलेटेड टू कंसल्ट करना चाहे तो आप बिल्कुल इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।